Hi everyone, I, C.S. Shikha, welcomes you all on the C.S. Sansar. Today we are going to discuss that is section 194Q. Section 194Q is for the TDS on the purchase of goods. We also have a provision that is TCS on sale of goods, and these both the provisions are very similar. In this video, we are going to discuss what the section 194Q says and its interplay with the TCS on the sale of goods, that is the section 206C1H. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल सी एस संसार अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. Here I am starting. सेक्शन 194 क्यों कहता है कि वो एलिजिबल बायर जिसकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स करती है 10 करोड़ रुपीस से और उसने परचेज करा है गुड्स वो भी एक्सीडिंग द अमाउंट 50 लाख रुपीस से, तो उस बायर के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग द 50 लाख रुपीस. जितना भी अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है, बायर के ऊपर लाइबिलिटी है कि वो 0.1% से टीडीएस डिडक्ट कर लें. और जब आप टर्नओवर चेक करेंगे बायर की इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एंड दैट टर्नओवर शुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आप चेक करेंगे. टीडीएस बुक्स में कब बुक होगा, इस कब लाइबिलिटी आएगी टीडीएस डिडक्शन की. टीडीएस की लाइबिलिटी आएगी एट द अर्लीस्ट ऑफ द टू इवेंट्स, credit in the books of accounts and at the time of making the payment whichever is earlier. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया टीडीएस का रेट 0.1% है, लेकिन अगर हमारे डिडक्टी ने हमको पैन फर्निश नहीं करा तो उस केस में उसका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 0.5%. और ये जो हमारा सेक्शन 194 क्यू है, ये आया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2021 एंड उन एक्ट ने बोला है that this section shall be applicable from the 1st July 2021. तो from the 1st July onwards buyer इस सेक्शन को चेक करेगा कि उसकी लायबिलिटी अंडर सेक्शन 194 क्यों आती है नहीं आती है. नेक्स्ट, इट्स इंटरप्ले विद द सेक्शन 206C1H. जो हमारा सेक्शन है 206C1H, वो सेक्शन है एप्लीकेबल होता है ऑन द सेलर, और वो भी यही कहता है कि अगर सेलर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट 0.1% से टीसीएस कलेक्ट करेगा. तो हम इन दोनों सेक्शंस को देख लेते हैं एक साथ, व्हाट द कंपैरिजन वी हैव इन बोथ द सेक्शंस. Section 194Q is for the purpose of TDS, whereas Section 206C1H that is for the collection of TCS. और 194Q रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है बायर के ऊपर जिनकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स करती है 10 करोड़ रुपीस से. और जो हमारा सेक्शन 206C1H है टीसीएस का प्रोविजन, लाइबिलिटी लाता है ऑन द सेलर जिनकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स करती है 10 करोड़ रुपीस से. दोनों ही सेक्शंस में रेट है 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग द 50 लाख रुपीस. बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, तो आपको मेजरली हाईलाइट मैं करा रही हूँ कि अगर पैन फर्निश नहीं होगा तो 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 5%, वेयर एज 206C1H में अगर पैन फर्निश नहीं किया तो उसका टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%. और टाइमिंग्स क्या है, 194 क्यों कहता है कि टीडीएस डिडक्ट होगा at the time of credit in the books of accounts or at the time of making the payment whichever is earlier. 206H ने बोला है कि टीसीएस कलेक्ट होगा at the time of receipt of consideration. जब सेलर के पास पैसे आएंगे तो वो कलेक्ट करेगा एडिशनल 0.1% टीसीएस के ऊपर. इस टीसीएस का 0.1% वो कलेक्ट करेगा. अब कंप्लायंसेस क्या है, कंप्लायंसेस 194 क्यू के हैं कि जो टीडीएस का अमाउंट पे होता है 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ
लेकिन मार्च मंथ का टीडीएस हमारा पे होता है टिल द 30th अप्रैल, और टीसीएस हमारा 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ पेमेंट हो जाएगा। टीडीएस की हमारी रिटर्न जाती है इन बाय द फॉर्म 26Q, और टीसीएस के सेक्शंस की हमारी रिटर्न जाती है इन द फॉर्म 27EQ, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीएस सर्टिफिकेट हो जाएंगे फॉर्म 16A एंड फॉर्म 27Q। अब देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर टीडीएस पे करना भूल गए या टीसीएस कलेक्ट करना भूल गए। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट बायर एंड सेलर हैज टू पे। कॉन्सिक्वेंसेस, अगर मैं 194Q की बात करूं, तो 194Q में अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करा तो उस बायर का 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। जितना उसका परचेज अमाउंट है, लेट सपोज उसका परचेज अमाउंट 1 लाख रुपीज है, उसने पॉइंट वन के अकॉर्डिंग 1000 का टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस 30% मीन्स 1 लाख का 30%, दैट इज 30,000 रुपीज उसका डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40A(I)(A। और सिंपल इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी आती है 1% इन केस उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, और 1.5% का सिंपल इंटरेस्ट अगर उसने टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करा। ऑन द अदर हैंड, अगर टीसीएस कलेक्ट नहीं हुआ तो सेलर के ऊपर लाइबिलिटी आती है कि उसे टीसीएस पे करना होगा एट द रेट ऑफ, इन एडिशन सिंपल इंटरेस्ट 1% का पे करना होगा। नेक्स्ट है कि जैसा हमने देखा ये दोनों सेक्शन काफी हद तक सिमिलर है, मेजरली बिल्कुल सेम है। तो कौन सा सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा इन दोनों में से, उसको हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद, हमें सबसे पहले रूल मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि क्या टीडीएस और टीसीएस किसी और प्रोविजंस में, मींस 194Q को छोड़ के और 2061H को छोड़ के, अगर किसी भी प्रोविजन में टीडीएस या टीसीएस लग रहा है तो हम टीडीएस एंड टीसीएस उस सेक्शन में देखेंगे और 194Q और 2061H नहीं देखेंगे। मींस अगर वहां टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट हो गया तो 194Q और 2061H को भूल जाइए। और लेट सपोज कि कहीं भी टीडीएस या टीसीएस नहीं कलेक्ट हो रहा, तो उस केस में हम चेक करेंगे क्या पहले 194Q एप्लीकेबल हो रहा है। अगर 194Q भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा तभी हम 2061H लगाएंगे। मीनिंग देयर बाय कि अगर एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर 194Q भी लग रहा है और 2061H भी लग रहा है, तो उस केस में हम 194Q अप्लाई करेंगे और 2061H अप्लाई नहीं होगा उस केस में। तो हम इस फ्लो चार्ट को देख लेते हैं एक बारी। Whether TDS and TCS is liable to be deducted or collected under the act other than 194Q और 2061H। क्या कहीं और टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट हो रहा है? आंसर आया यस, वहां पे कलेक्ट या डिडक्ट हो रहा है टीडीएस। देन देयर इज नो नीड कि हम देन देयर इज नो नीड कि हम 194 की और 2061H की एप्लीकेबिलिटी चेक करेंगे, हमें चेक नहीं करना। एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज किसी एसएससी का टीसीएस ऑलरेडी स्क्रैप 2060 स्क्रैप का टीसीएस कलेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, तो उस केस में हम उस एसएससी का 2061H और 194Q नहीं देखेंगे क्योंकि उसका ऑलरेडी टीसीएस एज अ स्क्रैप प्रोविजन 2061 में कलेक्ट हो रहा है, तो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर वहां डिडक्ट हो रहा है तो हमें नहीं चेक करना 194Q और 2061H। ठीक है, अब लेट सपोज कहीं नहीं हो रहा, तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक फर्स्टली क्या 194Q एप्लीकेबल हो रहा है। तो 194Q चेक करने के लिए हमने चेक करेंगे क्या बायर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स कर रही है 10 करोड़ रुपीज से। आंसर आया यस, बायर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर रही है 10 करोड़ रुपीज से। देन चेक करो क्या परचेजेस की वैल्यू भी एक्सीड कर रही है 50 लाख रुपीज से। यस, परचेजेस की भी वैल्यू एक्सीड कर रही है, तो उस केस में 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा
और टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 0.1%। और हमें चेक नहीं करना अब उस केस में 206C1H की एप्लीकेबिलिटी। एक टीडीएस डिडक्ट हो गया, अब टीसीएस 206H वी आर नॉट गोइंग टू चेक इट अगेन। अब फर्दर केस अगर हम देखें कि बायर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड नहीं कर रही है और परचेजेस की वैल्यू भी 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में हम सेलर की टर्नओवर चेक करेंगे। क्या सेलर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स करती है 10 करोड़ रुपीस से? आंसर आया यस। सेलर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स कर रही है 50 लाख रुपीस से, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा एट द रेट ऑफ 0.1%। लेकिन अगर सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एक्सीड्स नहीं कर रहा 50 लाख रुपीस से, तो उस केस में 206C1H अप्लाई नहीं होगा। होप हम एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम चेक कर लें क्या कोई और प्रोविजन टीडीएस और टीसीएस का लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो ठीक है, 194 की और 206C1H को नहीं चेक करेंगे। कोई और प्रोविजन नहीं लग रहा तो सबसे पहले 194 क्यू चेक करेंगे। अगर 194 क्यू लग रहा है ठीक है, तो 206C1H नहीं चेक करेंगे। लेकिन 194 क्यू भी नहीं लग रहा तो एन में आके हम 206C1H की एप्लीकेबिलिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू एक इंटरप्ले को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है टर्नओवर ऑफ द बायर। मैंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिया है, फाइनेंशियल ईयर 2021 मींस 31 मार्च 21 की टर्नओवर हमें गिवन है कि बायर की टर्नओवर है 7 करोड़ रुपीस से, 7 करोड़ रुपीस है, और सेलर की टर्नओवर 15 करोड़ रुपीस है। तो उस केस में हम देखें तो बायर की टर्नओवर तो लेस देन 10 करोड़ रुपीस है, 194 क्यू तो लगने से रहा। नेक्स्ट है सेलर की टर्नओवर 15 करोड़ रुपीस है, मींस मोर देन 10 करोड़ रुपीस है। तो हम यहाँ पे 206C1H की एप्लीकेबिलिटी को चेक करते हैं। अब हमने देखा ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर हमारी 90 लाख रुपीस की हुई है, मींस 1 जुलाई से पहले 40 लाख की, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स 50 लाख की, टोटल 90 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है। तो 90 लाख की ट्रांजेक्शन है, मोर देन 50 लाख है, तो 206C1H के अकॉर्डिंग अबव 50 लाख के ऊपर मींस 40 लाख के ऊपर 0.1% के अकॉर्डिंग टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, बायर की टर्नओवर 15 करोड़ रुपीस है और सेलर की टर्नओवर 7 करोड़ रुपीस है। तो इस केस में बायर जो है, बायर की टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ रुपीस है, तो 194 क्यू एप्लीकेबल हो जाएगा। हाउएवर 7 करोड़ रुपीस सेलर की टर्नओवर है तो 206C1H एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी अब हम चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है परचेज की वैल्यू मोर देन 50 लाख है या नहीं है। तो हमने चेक करा कि 1 जुलाई से पहले 40 लाख है, 1 जुलाई के बाद 50 लाख है, टोटल 90 लाख की ट्रांजैक्शन है। तो 90 लाख मींस 50 लाख से अबव हमारा 40 लाख है, तो 40 लाख के ऊपर 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड, बायर की टर्नओवर 15 करोड़ रुपीस है, सेलर की टर्नओवर 7 करोड़ रुपीस है। तो बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी हम चेक करेंगे, और सेलर की टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ रुपीस है तो टीसीएस का सेक्शन हम चेक नहीं करेंगे। तो मैंने चेक करा ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है, ट्रांजैक्शन की अमाउंट 90 लाख रुपीस है। 90 लाख रुपीस तो है, लेकिन मोर देन 50 लाख कितना हुआ, 40 लाख रुपीस हुआ। बट इस केस में अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन आफ्टर 1 जुलाई ओनली 20 लाख रुपीस की हुई है। ठीक है, तो जब 1 जुलाई के बाद ओनली 20 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, हमारा सेक्शन आफ्टर 1 जुलाई एप्लीकेबल है, तो ओनली 20 लाख के ऊपर 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी हुई। एग्जाम्पल 4, अब एग्जाम्पल 4 में दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है।
दोनों की टर्नओवर 15 करोड़ रुपीस है, दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हमें दोनों की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी होगी 194 क्यू की और 2061 एच की। बट पहले हम 194 क्यू चेक करेंगे कि अगर 194 क्यू एप्लीकेबल है तो 2061 एच एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने देखा टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है, 70 लाख बिफोर 1 जुलाई है और 30 lakhs आफ्टर 1 जुलाई है, तो टोटल ट्रांजेक्शन 100 लाख रुपीस की है। तो मोर देन 50 lakhs अगर मैं देखूँ तो 50 lakhs का अमाउंट बचता है जिसपे मेरे को 194 क्यू चेक करना है। तो 50 lakhs के ऊपर मैं 194 क्यू लगाती, बट हमारी 1 जुलाई ऑनवर्ड्स सिर्फ 30 lakhs की ट्रांजेक्शन हुई है, तो ओनली 30 lakhs के ऊपर मैं 194 क्यू लगा सकती हूँ। रिमेनिंग 20 lakhs के ऊपर 194 क्यू नहीं लगा सकती बिकॉज 20 lakhs की ट्रांजेक्शन बिफोर 1 जुलाई हुई है। ठीक है, तो 20 lakhs की ट्रांजेक्शन के ऊपर हमारा 2061 एच लग जाएगा, क्योंकि 2061 एच के लिए 1 जुलाई की डेट कोई मैटर नहीं करती अभी, क्योंकि वो सेक्शन एप्लीकेबल था फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2020, तो इसके लिए 1 जुलाई की डेट कोई मैटर नहीं करती। नेक्स्ट है हमारी टर्नओवर एग्जांपल फिफ्थ। एग्जांपल फिफ्थ में भी बोथ द बायर एंड द सेलर have the turnover exceeding 10 करोड़ रुपीस। तो 194 क्यू एंड 2061 एच दोनों को हमें देखना पड़ेगा। तो टोटल ट्रांजेक्शन है 100 लाख रुपीस की, 100 लाख रुपीस की है, तो मोर देन 50 lakhs मीन्स 50 lakhs बचा जिसके ऊपर मेरे को 194 क्यू चेक करना है, और पूरा का पूरा 50 lakhs मेरा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स है, तो 50 lakhs के ऊपर 194 क्यू लग जाएगा। और जब 194 क्यू लग गया है तो 2061 एच की मुझे एप्लीकेबिलिटी नहीं चेक करनी, क्योंकि पूरे के पूरे 50 लाख के ऊपर मेरा 194 क्यू लग चुका है, तो अब दोबारा 2061 एच नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिक्स। एग्जाम्पल सिक्स में भी both the buyers and the sellers are having the turnover more than 10 crore rupees. अब ट्रांजेक्शन बिफोर 1 जुलाई 70 lakhs and after 1 July is also 70 lakhs. टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू इज 1,40,000। तो अब हमें अबव 50 lakhs के ऊपर चेक करनी है एप्लीकेबिलिटी, मीन्स 90 lakhs के ऊपर हमें एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। तो 90 lakhs के ऊपर अगर मैं चेक करने जाऊं तो 1 जुलाई के बाद ओनली 70 lakhs रुपीस की ही ट्रांजेक्शन 1 जुलाई ऑनवर्ड्स हुई है, तो 194 के लिए तो 194 के लिए ओनली 70 lakhs होएगा, और रिमेनिंग जो 20 lakhs बचा उसके ऊपर हम 2061 एच में टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। इन केस यू हैव डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ आई एम मूविंग अहेड। नाउ वे फॉरवर्ड इज दैट अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में क्या हो रहा है आजकल, कंपनीज क्या कर रही हैं, जब कंपनीज ट्रांजैक्शन इनिशिएट करती है मींस सेलर इनवॉइस काटता है, तो वो इनवॉइस के ऊपर ही 2061 एच में जो टीसीएस है उसको लगा रहा है। हालांकि दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस बिकॉज टीसीएस इनवॉइस के टाइम पे नहीं, एट द टाइम ऑफ कलेक्शन लगने वाला है। तो क्या होता है, वहां से सेलर ने 2061 एच का टीसीएस भी लगा दिया, और जब इनवॉइस बायर के पास गया तो बायर ने चेक किया कि उसके ऊपर भी टीडीएस की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी तो 194 क्यू की ज्यादा है, मींस पहले 194 क्यू चेक होना है और 194 क्यू की एप्लीकेबिलिटी उस ट्रांजैक्शन में है, बट सेलर ने तो ऑलरेडी 2061 एच का टीसीएस कलेक्ट कर लिया है, मींस इनवॉइस में डाल दिया है। तो कैसे ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेट होने वाली है इन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो बायर एंड सेलर को आपस में डिसाइड करना होगा, मींस उनको चेक करना होगा कि कौन से प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी होने वाली है। बोथ हैव टू टेक अ डिक्लेरेशन कि बायर को आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन कौन से उसके ऐसे सेलर हैं जिनकी ट्रांजेक्शन मोर देन 50 lakhs होएगी, तो उन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा सो दैट जो करेक्ट सेक्शन है मींस 194 क्यू लगना है या 2061 एच लगना है,
उसकी सही एप्लीकेबिलिटी हो सके। फर्दर जब ये सेक्शन आया था, सेक्शन 194Q3 में ये बोला गया था कि गाइडलाइन सीबीडीटी इशू करेगा टू रिमूव द डिफिकल्टीज दैट मे अराइज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेक्शंस। सो होप आई एक्सप्लेन्ड यू द होल सेक्शन। होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। In case you have the doubt, please comment in the comment box, or you can also mail your query on the email ID mentioned on your screen. Please like the video and share with your friends so that everybody gets updated with the new provisions. Thank you.